हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम लोग जो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा एग्ज़ाम होने वाला है इस साल, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं 2026 में, उसने जो भी अपना सिलेबस लॉन्च कर रहा है हर एक एग्ज़ाम के लिए, उसमें आप देखेंगे तो दो पार्ट बड़े ही कॉमन हैं। एक आपका पार्ट सेकंड है, पार्ट दूसरा है जो कि कंप्यूटर से संबंधित है, और एक पार्ट तीन है। पार्ट तीन पार्ट तीन जो है वो यूपी स्पेशल से है, और इन दोनों से ही लगभग ऑलमोस्ट 35% आपको सवाल देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर से आपको 15 सवाल देखने को मिलेगा और यूपी स्पेशल से आपको 20 सवाल देखने को मिलेगा। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले, चाहे वो लेखपाल हो गया, चाहे वो लोअर पीसीएस हो गया, चाहे वो बोरिंग टेक्नीशियन का हो गया, एएसओ का हो गया, एजीटीए का हो गया, सभी एग्ज़ाम के लिए वो जो भी सिलेबस अपना दे रहा है उसमें ये दो पार्ट को कंपलसरी कर दिया है, यानी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड मैंने आपको बता ही दिया कि कंप्यूटर से संबंधित जो भी सवाल आएंगे, लगभग 15 सवाल इससे आएंगे, और पार्ट तीन जो है वो यूपी स्पेशल से। तो जो सीरीज हम स्टार्ट किए हैं वो यूपी स्पेशल का सीरीज अभी चल रहा है। तो इसके ऑलरेडी मैंने 5 वीडियो को अपलोड कर दिया है और आज हम इसका छठा लेक्चर लेकर आए हैं। यानी आज के लेक्चर में जो बचे हुए सवाल इसके आगे के हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको हर एक लेक्चर में स्टार्ट में यही पॉइंट बताता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं जो कि इस वीडियो को नया देखते हैं, तो उनको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आखिर ये सीरीज किस लिए है। ओके, तो यहाँ पे कोई मतलब बेफिजूल की बातें नहीं होने वाली हैं। जो भी होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी पॉइंट होंगे उसी को डिस्कस किया जाएगा। तो पार्ट तीन के ही सवाल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये फिनिश हो जाएगा, इसके बाद हम लोग कंप्यूटर पे आएंगे, क्योंकि हमारा ये मेन मकसद है कि अगर इन दो टॉपिक को, यानी पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड को अगर हम लोग कंप्लीट कर लें और इसमें हमारा एक्यूरेसी मोर देन अगर 90% आपको आप गेन कर सकते हैं, तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन लगभग मान के चलिए तय हो जाएगा। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो ज़्यादातर इन्हीं सवालों में या इन्हीं पार्ट्स में आपको देखने को उनको दिक्कत होनी होगी। ओके, कहने का मतलब ये है कि यही दो जो सेगमेंट है उसी को आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इसको कवर करना है। क्यों? क्योंकि यही है जो आपके एग्ज़ाम के लिए सिलेक्शन दिलाएगा या आपको बाहर कराएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर कितना फोकस्ड हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर का जो पहला सवाल है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरकार ने देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय स्थापित करेगी। ओके, तो सवाल ये आप देख पा रहे होंगे कि एएससी ग्रुप डी में आया हुआ है ये, और 2025 का ही सवाल है। तो ये यूपी स्पेशल से अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश में जितने भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है ऑप्शन में, कानपुर हो गया, अयोध्या हो गया, वाराणसी हो गया, लखनऊ हो गया, तो इनमें अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है, इसी वाराणसी शहर में देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया है। ओके, और जो कि भाषा को समर्पित देश का पहला संग्रहालय होगा। संग्रहालय में बेसिकली अगर देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास या साहित्यकारों के जीवन या उनकी रचनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। ओके, तो सवाल किससे संबंधित है कि देश का पहला हिंदी भाषा साहित्य संग्रहालय वो कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इसको स्थापित किया गया है। ऑलरेडी ये स्थापित हो गया। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के विकल्प की पहचान कीजिए। ओके, सवाल किससे संबंधित है कि जो यूपी उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 है उसके अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों के विषय की पहचान कीजिए। महाभारत सर्किट में बेसिकली वो स्थान आएंगे या वो जगह या वो ज़िले आएंगे जहाँ पे महाभारत से रिलेटेड जो भी वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ औचित्य रहा होगा। यानी भगवान राम से संबंधित जितने भी पॉइंट होंगे उन्हीं में से कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो कि महाभारत सर्किट के अंतर्गत आता होगा। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले कुछ स्थानों के नाम। जैसे कि आपका हो गया हस्तिनापुर हो गया। हस्तिनापुर के अलावा अगर देखा जाए तो काम्पिल्य हो गया। काम्पिल्य के अलावा अगर हम लोग बात करें तो अहिछत्र हो गया। जितना भी पॉइंट मैं लिख रहा हूँ आप इसे कहीं ना कहीं नोट्स बनाते चलिएगा। इसके अलावा हो गया बरनावा के अलावा अगर हम लोग देखें तो मथुरा हो गया। मथुरा के अलावा अगर हम लोग बात करें तो कौशाम्बी हो गया।
कौशाम्बी के अलावा अगर हम लोग बात करें तो गोंडा हो गया, गोंडा। गोंडा के अलावा अगर हम लोग बात करें तो लाक्षागृह हो गया, लाक्षागृह। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो हंडिया हो गया। हंडिया कहाँ पे पड़ता है, ये बेसिकली अगर देखेंगे तो प्रयागराज में पड़ता है, हंडिया प्रयागराज। ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो जाएगा कीचक वध, कीचक वध स्थल राठ, यानी ये पड़ेगा कहाँ, ये हमीरपुर में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, हमीरपुर। इतना डिटेल में तो नहीं आपसे पूछेगा, लेकिन अगर आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा विदुर कुटी, विदुर कुटी ये कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ेगा बिजनौर ज़िला में, बिजनौर। अभी हम लोग यूपी का मैप देखेंगे तो आपको मैं एक एक ज़िले के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। ओके। तो ये कुछ जितना पॉइंट मैंने आपको बताया ये आप समझिए कि ये महाभारत सर्किट के अंतर्गत आता है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं, सवाल के ऑप्शन पे आते हैं। पहला कह रहा है आपसे बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन और गोकुल। बरसाना अगर देखा जाए तो महाभारत से नहीं होगा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण से संबंधित है, और महाभारत की अगर बात किया जाए तो ये भगवान राम से संबंधित है। ओके। बरसाना आपका नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका चला जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है अयोध्या हो सकता है, बिठूर हो सकता है, चित्रकूट हो सकता है, श्रृंगवेरपुर। इनकी अगर बात किया जाए तो इनमें से अगर देखेंगे तो बिठूर आपका है, बिठूर नहीं है, तो बिठूर भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। यहाँ पे आप देखिए कि पहला कह रहा है मथुरा है, गोंडा की बात करें तो ये भी है, प्रयागराज की बात करें तो ये हंडिया वाला सेगमेंट यहाँ पे आ जाता है, तो ये भी हो जाएगा। इसके अलावा कौशाम्बी की अगर हम लोग बात करें तो कौशाम्बी भी है, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों में अगर देखा जाए तो इनका जगह है। जितना ये पॉइंट अगर मैंने बताया ये आप नोट करके अगर याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जितने भी ऑप्शन आएंगे आप एलिमिनेट बहुत आसानी से कर लेंगे। ओके। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है। बौद्ध सर्किट का मतलब ये है कि ऐसे जगह के बारे में पूछ रहा है जहाँ से भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी पॉइंट होंगे या स्थान होंगे वो जिक्र किया गया हो। तो यहाँ पे देखिए आगरा की बात कर रहा है, नैमिषारण्य की बात कर रहा है, मथुरा की बात कर रहा है, सारनाथ की बात कर रहा है। तो बौद्ध सर्किट की अगर बात किया जाए तो देखा जाएगा तो मोर और लेस ये 6 स्थानों की बात यहाँ पे की जा सकती है। 6 स्थान कौन कौन से हैं? 6 स्थान एक एक करके देखते हैं। जैसे हो गया आपका कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका हो गया श्रावस्ती, श्रावस्ती की अगर हम लोग बात करें तो आपका हो गया संकीसा, संकीसा की अगर हम लोग बात, इसके अलावा देखें तो कौशाम्बी हो गया, कौशाम्बी। इसके अलावा हम लोग बात करें तो सारनाथ हो गया, सारनाथ के अलावा अगर हम लोग बात करें तो कुशीनगर हो गया, कुशीनगर। तो ये 6 जगह जो हैं ये भगवान बुद्ध से संबंधित है और बौद्ध सर्किट का ये बेसिकली हिस्सा है। यानी भगवान बुद्ध से जितने भी रिलेटेड स्थान हैं या ज़िले हैं उनके बारे में ये कह रहा है। बेसिकली उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं जगहों को या उन्हीं स्थानों को बौद्ध सर्किट के अंतर्गत स्थान दिया जाता है। ओके। तो यहाँ पे एक करके देखते हैं। बौद्ध सर्किट का हिस्सा इसमें से पूछ रहा है तो आगरा तो नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, नैमिषारण्य नहीं होगा, मथुरा नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारनाथ। क्योंकि सारनाथ की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बौद्ध सर्किट का ये हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल बेसिकली कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। यानी बुंदेलखंड से संबंधित आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। बुंदेलखंड सर्किट जो है उससे रिलेटेड आपको सवाल पूछ रहा है। बुंदेलखंड सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो बुंदेलखंड सर्किट में अगर देखें तो कुछ जगहों का नाम है। जैसे आपका हो गया बिठूर, बिठूर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो चित्रकूट, चित्रकूट के अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपका आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा झांसी, झांसी के अलावा हम लोग बात करें तो कालिंजर, कालिंजर ये जगह कहाँ पे है तो ये बांदा में है, कालिंजर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे बांदा। ओके। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो महोबा, ये सब जो हैं ये चित्रकूट सर्किट के अंतर्गत आने वाले जगहों का नाम है, स्थानों का नाम है। ओके। तो एक एक करके देखते हैं इसमें कौन सा है। बिठूर है, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। तो ये सारे जो हैं वो करेक्ट आपसे आपका अयोध्या दे रखा है, ये तो होगा नहीं।
प्रयागराज दे रखा है, ये भी नहीं होगा। चित्रकूट है, पंचवटी, कालिंजर, बिठूर और अयोध्या। अयोध्या है तो ये नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ये बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत ये आने वाले स्थानों के नाम है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल ये बेसिकली पूछ रहा है कि दुमपुख्त, ये दुमपुख्त जो है ये सवाल कहना चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश में डैश की एक लोकप्रिय प्रक्रिया है। यानी दुम जो पुख्त है वो वास्तव में है क्या? व्यंजन पकाने की विधि है, या कपड़ा सिलाई का एक विधि है, बीज बोने की एक प्रक्रिया है, या लकड़ी पर नक्काशी है। तो दुमपुख्त की अगर बात करें तो ये बेसिकली जो मांसाहारी यानी नॉन वेज जो व्यंजन होते हैं बेसिकली उसको बनाने की एक प्रक्रिया है। नॉन वेज व्यंजन बनाने की प्रक्रिया, और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो लखनऊ में ये ज़्यादातर लखनऊ में ही प्रसिद्ध है। लखनऊ में जो व्यंजन होते हैं वो अगर देखा जाए तो बेसिकली वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, खासकर अगर देखा जाए तो लखनऊ में। ओके, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि दुम पख्तून जो है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो व्यंजन पकाने की एक विधि है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ फेमस है? तो लखनऊ में है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि व्यंजन पकाने की विधि है। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो राधा जी के बारे में अगर देखा जाए तो वह बेसिकली ऐसा माना जाता है कि वो बरसाना में इनका जन्म हुआ था। बरसाना में एक जगह है, एक गांव का नाम है जिसका नाम है रावल। रावल क्या है? वहाँ एक गांव का नाम है। गांव रावल जो है वो राधा जी के वहाँ पे जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है। और ये लगभग बरसाना से 50 किलोमीटर दूर पे है। ओके, लेकिन यहाँ पे इतना डीप में जाके वो एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन नहीं फ्रेम किया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरसाना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा मैप बेस्ड सवाल है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? यानी यूपी का सबसे पश्चिमी यानी वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सबसे पश्चिमी जिला। तो एक एक करके देख लेते हैं। यहीं पे हम लोग सारा देख लेंगे कि सबसे पश्चिमी कौन है, सबसे उत्तरी कौन है, सबसे पूर्वी कौन है, सबसे दक्षिणी कौन है। तो सबसे पश्चिमी की अगर बात करें तो यहाँ ऑप्शन दे रखा है शामली, सोनभद्र, बलिया, सहारनपुर। तो शामली देखिए यहाँ पे है, सोनभद्र आपका ये यहाँ पे है, सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर यहाँ पे है, और बलिया की बात करें तो बलिया आपका यहाँ पे है। ओके, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। शामली जो है, शामली की अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पश्चिमी जिला है। सबसे पश्चिमी जिला अगर उत्तर प्रदेश का पूछे तो आपका उत्तर होना चाहिए शामली। कहाँ पे है ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे है। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र यहाँ है, और ये क्या है आपका सबसे दक्षिणी जिला, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, सहारनपुर की अगर हम लोग बात करें, सहारनपुर जो है वो सबसे पूर्वी जिला है, सबसे माफ़ कीजिएगा सबसे उत्तरी जिला है। ओके, और बलिया की बात करें तो ये सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला ये बलिया है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा शामली, क्योंकि सवाल पूछा है सबसे पश्चिमी जिला। मैं इसको मैप में हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा जस्ट अ मिनट, या हाँ शामली ये हो गया, ये आपका सबसे पश्चिमी जिला है। सहारनपुर उसी से सटा हुआ है, ये सबसे उत्तरी जिला हो गया। बलिया आप ये देख पा रहे होंगे बिहार बॉर्डर से टच किया है, सबसे पूर्वी जिला है। और सोनभद्र आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सबसे दक्षिणी जिला है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और इसका करेक्ट जो आंसर है शामली है, वो सबसे पश्चिमी जिला के बारे में पूछा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यानी एरिया वाइज पूछ रहा है, एरिया वाइज यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला कह रहा है सहारनपुर, ये आपका सहारनपुर यहाँ पे है। सोनभद्र आपका यहाँ पे है। हापुड़ की बात करें, हापुड़ अगर आप देखेंगे तो हापुड़ आपको ये यहाँ पे दिखेगा। ओके, और लखीमपुर खीरी की बात करें तो ये यहाँ पे है। तो एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे जो आप कह लीजिए कि बड़ा ज़िला, हाँ सबसे बड़ा ज़िला जो है वो आपका
लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यूपी का जो लखीमपुर खीरी है ये सबसे बड़ा जिला आपको एरिया वाइज देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लखीमपुर खीरी। ये थोड़े फैक्चुअल सवाल हैं और इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैप में समझ नहीं आ रहा तो आप बिल्कुल कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको वापस कहीं किसी यूपी के मैप में डिटेल में एक एक ज़िले करके आपको समझा दूंगा। ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सवाल बहुत ही फैक्चुअल है। अगले सवाल पे मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है। पहला ऑप्शन कह रहा है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी कह रहा है झारखंड, ऑप्शन सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश। और एक एक करके देख लेते हैं। पहले हम मैप देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर आते हैं। सवाल में क्या पूछा है, सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में देखेंगे तो सबसे दक्षिणी जो जिला है यूपी का वो सोनभद्र ही है। ओके, इसका हेडक्वार्टर रॉबर्ट्सगंज है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो सोनभद्र है वो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। पहला हो गया बिहार, इसके बाद झारखंड, इसके बाद छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एमपी जो है वो सोनभद्र से सीमा अपना साझा करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो सोनभद्र हो गया किससे, बिहार से हो गया, झारखंड से। यानी आप एक ट्रिक समझिएगा कि बिहार से जो बट के बना है वो कौन है, बिहार के साथ क्या है वो झारखंड अलग हुआ है। और एमपी से जो बटा है वो कौन सा है आपका, छत्तीसगढ़ है। तो यानी एमपी हो गया और बिहार हो गया, तो झारखंड हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। ये चारों जो राज्य हैं ये सोनभद्र से अपने क्या कहते हैं सीमा को साझा करते हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ किससे बना हुआ है, ये एमपी से बना है तो ये करता है। झारखंड किससे बना है, ये बिहार से बना तो करता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है वो सोनभद्र से सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश आपका ये यहाँ पे है, सहारनपुर से ये सीमा साझा करता है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात किया जाए तो यूपी के इकलौता जिला, यानी सिर्फ एक ज़िले से ये अपनी सीमा को साझा करता है, वो है आपका सहारनपुर। लेकिन आपका यहाँ पे देखेंगे तो सोनभद्र सबसे सदर्न टाइप है, मतलब सबसे दक्षिणी जिला है, और सहारनपुर है जो वो सबसे उत्तरी जिला है। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो यूपी से बॉर्डर शेयर तो करता है लेकिन सोनभद्र से नहीं करता, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सोनभद्र जिले के बारे में पूछ रहा है, बहुत दोनों 1 और 2 सही है, लेकिन सी सही नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो सबसे सहारनपुर से ही सीमा साझा करता है, जो कि सबसे उत्तरी जिला है, ना कि दक्षिणी जिला के बारे में। ओके, अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शामली शेयर्स इट्स बाउंड्री विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, मैप में हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा याद हो जाएगा। ओके, अगर शामली की बात किया जाए तो शामली आपका यहाँ पे है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हरियाणा जो है वो इससे सीमा साझा करता है। शामली से हरियाणा जो है वो सीमा साझा करता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दिल्ली की बात करें, दिल्ली से सीमा साझा नहीं करता, हरियाणा से करता है, बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। बिहार आपके इस साइड है और शामली आपके पश्चिम में है, बिहार सबसे पूर्वी में है, तो ये नहीं होगा। उत्तराखंड की बात करें तो ये उत्तर साइड में है, ये नहीं होगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, शामली जिला है वो हरियाणा राज्य से सीमा लगाता है। एक पॉइंट और जानिएगा कि हरियाणा राज्य से जो सीमा साझा करने वाले ज़िले हैं यूपी के, वो टोटल 6 ज़िले हैं। 6 ज़िलों से हरियाणा जो है वो अपना सीमा जो है वो साझा करता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। 6 ज़िलों से कौन कौन से ज़िले हैं एक एक करके देख लेते हैं। आपको पहला हो जाएगा सहारनपुर, जस्ट अ मिनट, हाँ सहारनपुर। दूसरा जो ज़िला हो जाएगा सहारनपुर के अलावा शामली, अभी मैं मैप में दिखा दूंगा आपको। तीसरा हो जाएगा आपका शामली हो गया ना, बागपत। चौथा हो गया आपका गौतम बुद्ध नगर। पांचवा की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा अलीगढ़, और छठवां जो हो जाएगा आपका मथुरा। ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो कि हरियाणा से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, और आगरा और मथुरा की बात करें, मथुरा जो है ये राजस्थान से भी करता है, लेकिन अभी आगे हम लोग देखते हैं। और ये है आपका मैप, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सहारनपुर हो गया, ये हरियाणा हो गया आपका। पहले तो ये ध्यान रखिए कि हरियाणा कहाँ है, ये है आपका हरियाणा। और इससे कौन कौन से करते हैं, सहारनपुर करता है, सहारनपुर हो गया, ये शामली हो गया, बागपत हो गया, गाज़ियाबाद हो गया। गाज़ियाबाद के बाद अगर देखें तो ये गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर के बाद अगर देखा जाए तो ये मथुरा का भी कुछ बॉर्डर, मतलब यहाँ पे बाउंड्री जो है वो हरियाणा से शेयर करती है। तो ये 6 ज़िले ऐसे हैं जो कि हरियाणा से अपना सीमा साझा करते हैं। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं।
अगला सवाल कह रहा है कि भारत की मानक याम्योत्तर डैश है और यह इससे गुजरती है, यानी द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया जो है वो किस किस के थ्रू पास होता है और किस डिग्री से पास होता है। तो ये मैं आपके सामने मैप यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान दे दीजिएगा कि ये जो है ये 82.5 डिग्री जो ईस्ट से ये गुजरता है, यानी जो ये लाइन है यही आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है और ये 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ईस्ट वेस्ट का बिल्कुल कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं हो कि 82.5 डिग्री वेस्ट दे दे और आप उसे फ्लो में जल्दबाजी में सही करके चले हैं। ओके, तो 82.5 डिग्री ईस्ट से गुजरता है और किधर से गुजरता है, तो ये यूपी के मिर्ज़ापुर जगह से, यानी मिर्ज़ापुर जो स्थान है वहाँ से गुजरता है। मिर्ज़ापुर ज़िला जो है वहाँ से गुजरता है। और एक सवाल कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये किन किन राज्यों से भारत के गुजरता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश से गुजरता है, ये मध्य प्रदेश से गुजरता है, इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ से गुजरता है, इसके अलावा ये उड़ीसा से गुजरता है, इसके अलावा ये आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यानी अगर स्टैंडर्ड मेरिडियन की बात किया जाए तो ये यूपी से गुजरता है, एमपी से गुजरता है, इसके अलावा ये छत्तीसगढ़ से गुजरता है, इसके अलावा ये उड़ीसा से गुजरता है और ये आंध्र प्रदेश से गुजरता है। टोटल जो 5 राज्य हैं उनसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरता है। ये 82.5 डिग्री ईस्ट है और ये मिर्ज़ापुर से गुजरता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मैप मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ कि एक बार अगर आप देखेंगे तो आपको लगभग चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके, तो जितना यहाँ पे पीले कलर का कर दिया है उत्तर प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन्हीं राज्यों से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया गुजरता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट हो गया आंसर सी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। एमपी के साथ कौन कौन से ज़िले जो हैं वो साझा करते हैं अपनी सीमाएं। ओके, तो एमपी के साथ की बात कर रहा है, तो एक एक करके देख लेते हैं मैप में। ये है आपके सामने मैप और एमपी कहाँ से कहाँ है, ये है आपका एमपी। तो एमपी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से होते हुए ये यहाँ सोनभद्र तक जाके ये ख़त्म होता है। एक एक करके देख लेते हैं। तो एमपी से सीमा साझा करने वाले जो ज़िले हैं वो आगरा हो गया, आगरा के अलावा ये इटावा हो गया, इटावा के अलावा जालौन हो गया, झांसी हो गया, ये ललितपुर हो गया, ललितपुर के अलावा महोबा हो गया, फिर बांदा हो गया, ये चित्रकूट है आपका, ये प्रयागराज है, प्रयागराज के अलावा ये मिर्ज़ापुर है, ये सोनभद्र है। तो ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल अगर ज़िलों की बात किया जाए तो 11 ज़िले ऐसे हैं जो कि एमपी से सीमा साझा करते हैं। और किस राज्य के ज़िले हैं, तो यूपी की। ऑब्वियस सी बात है, यूपी की बात चल रही है तो उत्तर प्रदेश के 11 ज़िले ऐसे हैं। ये 1 2 3 मैं काउंट कर दे रहा हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाओगे। 4 5 6 7 8 9 10 और ये फाइनली सोनभद्र, ये आपका 11वां जिला है। तो टोटल जो 11 ज़िले हैं, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, ये जो हैं मध्य प्रदेश से अपनी सीमा को साझा करते हैं। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है कौन? चित्रकूट करता है, बिल्कुल करता है। महोबा करता है, बलिया करता है, नहीं। बलिया यहाँ पे है और हम लोग बात कर रहे हैं सोनभद्र से लेके आगरा तक। ओके, तो बलिया जो है वो बिहार से करता है, ना कि मध्य प्रदेश से। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए क्योंकि बलिया जो है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और ये बिहार से बॉर्डर शेयर करता है। तो चित्रकूट करता है, महोबा करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसमें दे रखा है बोथ ए एंड बी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है। महोबा जिला की अगर हम लोग बात करें तो ये देख पा रहे हो आप, बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये जितने भी एरिया हैं ये बुंदेलखंड रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं और इन्हीं एरिया में महोबा है। और ओके, महोबा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये रोहिलखंड जो अगर देखेंगे तो ये नदर्न जो बाउंड्री होती है ना, ये बिजनौर वाला एरिया जो उत्तराखंड से संबंधित है, उस वाले एरिया में आपको रोहिलखंड क्षेत्र दिखेगा। अवध की बात करेंगे तो अभी मैं आपके आगे एक मैप दिखा देता हूँ, आप देख लीजिएगा। अवध वाला क्षेत्र है, पूर्वांचल जो हो गया, आप देख ही लीजिए पहले, फिर आते हैं हम लोग। इस मैप को अगर आप देखेंगे तो इस मैप में जो ये वाला एरिया है ना, जो हल्का सा येलोइश कलर है, ये आपका पूर्वांचल है, पूर्वांचल। ओके, जो ये हल्का सा ये
ग्रे कलर का है ये बेसिकली क्या है, अवध वाला एरिया है। ओके, ये आपका बुंदेलखंड वाला एरिया है जहाँ से वो सवाल पूछा है, बुंदेलखंड। और ये आपका वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी। ओके, ये आपका ईस्टर्न यूपी हो गया। वही पूर्वांचल वाला जो है ये ईस्टर्न यूपी भी होता है ना, बिल्कुल ईस्टर्न यूपी, पूर्वांचल कह लीजिए या ईस्टर्न यूपी कह लीजिए, ये वेस्टर्न यूपी हो गया। और ये वाला जो एरिया है ना कुछ, ये यहाँ आपका ये रोहिलखंड से संबंधित है, रोहिलखंड, रोहिलखंड। ओके, उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि महोबा का जो ज़िला है वो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है। तो महोबा आपका ये है, ये वाला एरिया जो ये डिस्ट्रिक्ट जो है ये महोबा है। ये किससे आता है, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में आता है। वही मैं यहाँ पे शॉर्टकट के मैप लगा दिया हूँ। तो ना तो ये रोहिलखंड में नहीं आता, अवध में नहीं आता, पूर्वांचल में नहीं आता, ये बुंदेलखंड वाले एरिया में आता है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया है। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो कहाँ पे बनाया गया है। आगरा की बात कर रहा है, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो पहला मल्टी मॉडल, जस्ट अ मिनट, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है वो वाराणसी में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। वाराणसी में किस पे बनाया गया है, तो गंगा नदी पे, गंगा नदी पर बनाया गया है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर बनाया गया है। और इसको बनाने का जो उद्देश्य है वो बेसिकली अंतर्देशीय जलमार्गों को, यानी जो वाटरवेज हैं उनको परिवहन के रास्ते एक सस्ते और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है, मेन मकसद है। ओके, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये ऑडिटर एंड असिस्टेंट अकाउंट 2025 में ये सवाल पूछा है 5 जनवरी को। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि यूपी स्टेट हाईवे किन 2 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। यानी बेसिकली ये इस स्पेसिफिक सवाल पूछ लिया, स्टेट हाईवे 7 की बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग 7 यानी यूपी स्टेट हाईवे 7 की अगर बात करें तो ये बेसिकली इलाहाबाद से आप कह लीजिए प्रयागराज, हिंदी में मैं लिख देता हूँ प्रयागराज, प्रयागराज से ये जौनपुर होते हुए ये जाता है कहाँ तक, गोरखपुर तक, गोरखपुर तक। तो ये बेसिकली प्रयागराज को गोरखपुर से ये जोड़ता है। ओके, बीच में जौनपुर भी आता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद से गोरखपुर। इलाहाबाद और गोरखपुर की ये स्टेट हाईवे 7 जो है वो जोड़ता है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। ये थोड़ा सा स्पेसिफिक और कॉन्सेप्चुअल सवाल है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997, अगर इसको पढ़ना होगा तो ये पूरे बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आते हैं ऑप्शन पे। पहला कह रहा है राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट, दूसरा कह रहा है परिवहन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा कह रहा है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर यानी परिवहन आयुक्त, और चौथा कह रहा है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस से तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बहुत ब्रॉड स्टेट पुलिस है। डीजीपी देता, ये देता, ये सब तो समझ आता है। स्टेट पुलिस का मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, ये थोड़ी कंट्रोल करेगा। ओके, तो उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसको मुख्य जिम्मेदार होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी परिवहन आयुक्त जो होते हैं इसको लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बेसिकली अगर देखा जाए तो सवाल पूछ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है। बिल्कुल है। कौन कौन से होंगे, जो इमरजेंसी केस में आते होंगे या जो धार्मिक संस्थानों से संबंधित होंगे वो सभी फ्री में होते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन कह रहा है कि शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन, ऐसा तो नहीं है। 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी वाहन, ऐसा भी नहीं है। धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले वाहन, बिल्कुल सही होगा, हमें लग रहा है ऑप्शन 124 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत अगर देखा जाए तो जो मोटर वाहन करों से फ्री हैं, यानी जिनको टैक्स नहीं देना है, यानी टैक्स फ्री की बात कराइए,
टैक्स फ्री जो मोटर वाहन होंगे वो बेसिकली अगर देखा जाए तो यूपी में धार्मिक संस्थानों के स्वामित्व वाले जो वाहन होंगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर इमरजेंसी की बात किया होता, जैसे आप कह लीजिए एम्बुलेंस हो गया, ये सब जो है वो भी टैक्स फ्री होते हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू हुई। यानी यूपी में पहली राष्ट्रीयकृत सेवा परिवहन सेवा कब शुरू हुई, तो ये शुरू हुई थी 1947 में। तो ये थोड़ा फैक्चुअल सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा 1947 के समय आरंभ हुई थी। प्रदेश में अगर देखा जाए तो यात्री सड़क परिवहन सेवा जो है 15 मई 1947 को लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर संचालन कर प्रारंभ किया गया था। यानी जो पहली बस सेवा चली थी यूपी में वो लखनऊ और बाराबंकी मार्ग पर चली थी। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कौन सा जिला यूपी स्टेट हाईवे 1 के मार्ग पर नहीं है। कौन सा है नहीं है, तो देवरिया, महाराजगंज, वाराणसी और गोरखपुर। तो इनमें से अगर देखा जाए तो देवरिया है, महाराजगंज है और गोरखपुर है। इसके अलावा एक बलिया जो ज़िला है वो इस स्टेट हाईवे 1 पे इससे मतलब ये गुजरता है। बेसिकली अगर देखा जाए तो जो स्टेट हाईवे 1 है वो महाराजगंज से गोरखपुर से, देवरिया से और बलिया जिलों से होकर गुजरता है। ये वाराणसी से नहीं गुजरता। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है किस मार्ग, कौन सा इसके मार्ग पे नहीं है, तो वाराणसी नहीं है। यही आपका सही आंसर भी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना लंबा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो कितना लंबा है, यानी उसकी लंबाई कितनी है, वो बेसिकली आपसे सवाल पूछ रहा है। 340 किलोमीटर, 165 किलोमीटर, 302 किलोमीटर और 380 किलोमीटर। तो आगरा लखनऊ की अगर बात किया जाए तो आगरा आपका ये रहा, लखनऊ आपका ये वाला एरिया जो है ये लखनऊ से संबंधित है। तो ये वाला जो ये जा रहा है ना, यही आपका यही पूछ रहा है ये टोटल कितना लंबा है। तो ये अगर देखा जाए वास्तव में तो ये 302 किलोमीटर लंबा है। ये आपका कहाँ है, ये ऑप्शन यहाँ पे है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बात करा है, ये 302 किलोमीटर लंबा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर लंबा है। तो यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 127 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, इसके निर्माण कार्य की अगर बात किया जाए तो ये इसका निर्माण कार्य जो है वो 21 नवंबर 2016 को संपन्न हो गया था। यानी ये जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है ये 2016 में ही कंप्लीट हो गया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में, वाराणसी में, मेरठ में, यानी बोथ ए एंड बी। ओके, एक एक करके देख लेते हैं। अगर वाराणसी यूपी में, माफ़ कीजिएगा, यूपी में अगर बात किया जाए तो यूपी में टोटल 5 जो एयरपोर्ट हैं वो इंटरनेशनल हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और ये कहाँ कहाँ हैं, तो जैसे आपको एक एक करके मैं बता देता हूँ। जैसे लखनऊ वाला जो है ये लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो इससे हम लोग बोलते हैं चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसी को अमौसी हवाई अड्डा भी बोलते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये आपका हो जाएगा वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे हम लोग लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जानते हैं, या इसे बाबतपुर एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा ये कुशीनगर वाला जो है, ये कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यानी कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की बात करें, ये कुशीनगर में है, वो भी है। अयोध्या में बना है, उसका नाम है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बन गया है। इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अभी हाल ही में एक उद्घाटन हुआ है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, जिसका ये निर्माण हुआ है नोएडा में। ओके, तो ये टोटल कितने हैं, 5। लखनऊ वाला हो गया, वाराणसी वाला हो गया, कुशीनगर वाला हो गया, अयोध्या वाला हो गया और जेवर एयरपोर्ट नोएडा वाला हो गया। तो टोटल अगर देखा जाए तो 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है कि किस शहर में, अगर देखा जाए तो सवाल पूछ रहा है किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक एक करके देख लेते हैं। लखनऊ में है, बिल्कुल है अमौसी एयरपोर्ट। और वाराणसी में है, बिल्कुल है बाबतपुर एयरपोर्ट। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है लेकिन एयरपोर्ट है, लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ओके, तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2, यानी लखनऊ में और वाराणसी में। इसका यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग कितनी है, यानी स्टेट हाईवे कितना, स्टेट हाईवे की टोटल लेंथ कितनी है। अगर उत्तर प्रदेश में टोटल राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई की बात किया जाए तो ये लगभग 8432 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा यूपी में। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। लगभग 8432 किलोमीटर जो है वो आपको राजमार्ग स्टेट हाईवे देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? यूपी में। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, और लगभग अगर टोटल स्टेट हाईवे की बात किया जाए तो लगभग 83 स्टेट हाईवे आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में। बाकी जो अभी बन रहे हैं वो तो बन ही रहे हैं, लेकिन अभी 83 जो मतलब स्टेट हाईवे हैं उनसे अगर मिला के देखा जाए तो लगभग उनकी लंबाई 8432 किलोमीटर देखने को मिलेगी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा सेवा प्रदान करती है। यानी बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेट वाटरवेज की बात कर रहा है ये बेसिकली, जहाँ जो पानी के रास्ते जहाज चलती हैं उनकी बात कर रहा है। तो घाघरा की बात करें तो घाघरा में तो नहीं है। यमुना की बात करें तो यमुना में भी है लेकिन उतना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश की पूछ रहा है तो नदी परिवहन प्रणालियों द्वारा। ओके, तो ये यूपी में अगर देखा जाए तो यूपी में स्पेशली अगर हम लोग देखें तो आपका हो जाएगा गंगा वाला। ओके, गंगा का जो स्टेट वाटरवेज 1 है वो आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी पर, जो कि हल्दिया से प्रयागराज से चल करके हल्दिया जाता है, वेस्ट बंगाल वाला। ओके, उस वाले रीजन में ये चलता है। तो गंगा वाला जो है ये देखा जाए तो गंगा नदी जो है वो परिवहन प्रणालियों की सेवा को प्रदान करता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन सा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की अनुमानित लंबाई कितनी है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कितनी लंबाई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है कहाँ पे, तो ये पूर्वांचल वाले एरिया में होगा। तो ये पूर्वांचल वाला एक्सप्रेस वे अगर आप देखें तो ये आपका ये वाला सेक्शन हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। इसकी टोटल लंबाई लगभग 341 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की टोटल लंबाई जो है वो 340.82 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई के अलावा देखा जाए कि इसके रास्ते पर पड़ने वाले जो ज़िले हैं, किन किन ज़िलों से ये मतलब गुजरता है, तो लखनऊ हो गया। लखनऊ के अलावा अगर देखा जाए तो बाराबंकी हो गया। बाराबंकी के अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये अमेठी ज़िला इसके रास्ते में पड़ता है। फिर सुल्तानपुर पड़ता है। सुल्तानपुर के अलावा अगर हम लोग बात करें तो अयोध्या हो गया। अयोध्या भी इसके रास्ते पड़ता है। अयोध्या से ही सटा हुआ है अंबेडकर नगर, ये भी पड़ता है अंबेडकर नगर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये आजमगढ़ से होते हुए निकलता है, आजमगढ़ से होते हुए जाता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये मऊ से होते हुए जाता है। इसके अलावा ये फाइनली गाजीपुर में मूव कर जाता है। ओके, तो लखनऊ से शुरू होकर ये गाजीपुर तक मूव करता है। तो बेसिकली जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो इतने ज़िलों से होकर गुजरता है। इसकी टोटल लंबाई लगभग आपको 341 किलोमीटर देखने को मिलेगी। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं। तो बेसिकली जो इस अधिनियम के तहत, ये अधिनियम इतनी बार आ रखा है, आप सवाल देख रहे हैं, अगर आपको टाइम मिले तो इस अधिनियम को थोड़ा सा गूगल करके आप पढ़ लीजिएगा खुद से। ओके, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को थोड़ा सा आप गूगल करके या चैट जीपीटी से आप खुद पढ़िएगा, थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे 3-4 सवाल इसी से मिला है। ओके, अगला इसका जो क्या पूछा है कि वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है वाहन के वजन के आधार पे, ऐसा ही तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। इंजन क्षमता के आधार पे बात किया जाए तो ये कुछ वैल्यूएबल आंसर लग रहा है। ओके, खरीद मूल्य के आधार पे ऐसा तो नहीं है। वाहन की आयु के आधार पे मे भी शायद ऐसा हो सकता है। तो ये ए और सी तो नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत अगर देखा जाए तो इंजन क्षमता के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए जो कर दरें हैं वो निर्धारित किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फिर से वही देखिए टॉपिक आ गया है कि उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत
किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट यानी टैक्स फ्री किया जाता है। ऊपर हम लोगों ने देखा धार्मिक धार्मिक जो रीज़न की वजह से चलने वाले वाहन थे उन पे टैक्स फ्री कर दिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था उसी समय कि एम्बुलेंस हो गया या फायर इंजन यानी जो इमरजेंसी में सेवा देती हैं ऐसे वाहनों को छूट दिया जाता है। ओके, तो जैसे दमकल वाले जो गाड़ियाँ हो गई, फायर इंजन वाले या एम्बुलेंस हो गया, इन सबको यानी आपातकालीन मोटर वाहनों को लगभग पूरी तरीके से छूट दिया जाता है। तो यहाँ पे पूछा है किसको छोड़ दिया जाता है, एक एक करके देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है केवल यात्री कारें, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस और फायर इंजन, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी कह रहे हैं निजी वाहन, नहीं। और केवल मोटरसाइकिलें, ऐसा भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एम्बुलेंस और फायर इंजन वाले जो वाहन होते हैं उनको बेसिकली टैक्स फ्री कर दिया जाता है। किस किस कराधान नियम के तहत? उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच स्टेट हाईवे सर्व्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बदायूं, यानी बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग है। ओके, बदायूं जिले की बात किया जाए तो बदायूं जिले में, अगर मैप यहाँ पे नहीं है तो मैप आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा मैप में, यूपी के मैप में चल के थोड़ा सा बदायूं जिला आपको मैं दिखा देता हूँ है कहाँ। ये आपका बदायूं जिला यहाँ पे है। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे देख लीजिएगा, ये बदायूं जिला यहाँ पे है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग गुजरता है। इस यूपी स्टेट हाईवे 29, इस यूपी स्टेट हाईवे 18, यूपी स्टेट हाईवे 25, यूपी स्टेट हाईवे 22। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूपी स्टेट हाईवे जो 18 है वो बदायूं जिले से होकर गुजरता है। ओके, और इसकी टोटल अगर लंबाई की बात किया जाए तो यूपी स्टेट हाईवे की टोटल लंबाई की तो 172.66 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा ये जो हाईवे है ये बेसिकली जिन जिन ज़िलों से होकर गुजरता है उनकी बात कर लिया जाए, ये मेरठ से होकर गुजरता है। मेरठ के अलावा ये गाज़ियाबाद से होकर गुजरता है। गाज़ियाबाद के अलावा ये बुलंदशहर से होकर गुजरता है, बुलंदशहर। इसके अलावा ये बागपत से होकर गुजरता है, बागपत। ओके, ये सब वेस्टर्न यूपी के ज़िले हैं। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था। ये स्टेट स्पेसिफिक सवाल है और ये डेट दे दिया है किस संगठन का गठन किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि यूपी उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण, यानी उत्तर प्रदेश हाईवेज अथॉरिटी की बात कर रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है। और ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉरपोरेशन की बात कर रहा है। तो जो 1 जून 1972 को स्थापित किया गया था वो आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बात कर रहा है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन जो निगम है उसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1 जून 1972 को। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और मैंने आपको शुरुआत में कुछ सवाल पहले ही बताया था कि जो पहली बस सेवा शुरू की गई थी इसके द्वारा वो लखनऊ से लेके बाराबंकी तक की गई थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ से बाराबंकी। ओके, लखनऊ से बाराबंकी तक ये चलाई गई थी पहली बस सेवा। ओके, अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि किस राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। यूपी स्टेट हाईवे 38, यूपी स्टेट हाईवे 34, यूपी स्टेट हाईवे 42, यूपी स्टेट हाईवे 36। ओके, तो सवाल पूछ रहा है कि लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से किसको जाना जाता है इनमें। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग राजमार्ग वाला जो है यूपी स्टेट हाईवे 34 जो है इसको जाना जाता है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो 315.98 यानी लगभग मान के चलिए 316 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और ये किन किन ज़िलों से होकर गुजरता है थोड़ा सा इसको भी आप जानते चलिए। तो आपका रायबरेली हो गया, रायबरेली के अलावा सुल्तानपुर हो गया, सुल्तानपुर। इसके अलावा अगर देखें तो ये जौनपुर की बात करें तो जौनपुर हो गया। जौनपुर के अलावा आजमगढ़ की बात करें, आजमगढ़ के अलावा मऊ हो गया। मऊ के अलावा अगर हम लोग बलिया बात करें तो बलिया भी हो गया। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा।
तो यूपी स्टेट हाईवे 34 जो है वो रायबरेली से, सुल्तानपुर से, जौनपुर से, आजमगढ़, मऊ और बलिया से होकर गुजरता है। इसकी टोटल लंबाई 315.98 यानी 316 किलोमीटर है। और इसी स्टेट हाईवे को यानी उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 34 को ही लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, यानी ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला कौन सा एक्सप्रेस वे है। पहला कह रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो कि इधर है। ऑप्शन बी कह रहा है आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ये है। यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी बात कर रहा है, और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी बात कर रहा है। तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस की अगर बात करें तो इसकी टोटल लंबाई अगर हम लोग बात करें तो 341 किलोमीटर है। ओके, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 302 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें तो इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ओके, मैं स्पेसिफिकली एक एक करके आपको बता दे रहा हूँ, अगर कभी वापस ये सवाल आए तो आपसे गलत ना हो। तो पूछ रहा है कि ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है। आगरा आपका ये हो गया, नोएडा आपको ये हो गया, यानी ये वेस्टर्न यूपी में चलता है। तो पूर्वांचल वाला तो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो जाएगा। आगरा लखनऊ एक ही बात ही कर रहा है, तो आगरा लखनऊ, अगर आगरा लखनऊ वाला ये है, आगरा लखनऊ वाला ये है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपका चला गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये यमुना एक्सप्रेस वे की बात करें तो यमुना एक्सप्रेस वे आगरा से लेके नोएडा तक ये करता है। बिल्कुल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यमुना एक्सप्रेस जो है वो मतलब ग्रेटर नोएडा को यानी आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ने का काम करता है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की बात करें तो बुंदेलखंड वाला ये हो गया, ये चित्रकूट से होते हुए ये आगरा तक जा रहा है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ये वाला भी आपका नहीं होगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि आगरा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे हम लोग मूव करते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि यूपी RRDA इसका फुल फॉर्म क्या है। ओके, यूपी RRDA की अगर हम लोग बात करें तो इसके फुल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। ये है यूपी RRDA का फुल फॉर्म। इसका ये देखिएगा, पहला ऑप्शन कह रहा है उत्तर प्रदेश रोड एंड रेलवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी, नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है उत्तर प्रदेश रीजनल रोड डेवलपमेंट एसोसिएशन, नहीं होगा। ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात कर रहा है। और ऑप्शन डी कह रहा है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यूपी RRDA का जो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों ये एग्ज़ाम मतलब ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप लोगों को, ज़रूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। और आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। जो इसके बचे हुए सवाल हैं अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा ही लग रहा होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो मिलते हैं बाकी अगले लेक्चर में। आपको इसकी जो मतलब अगले सवाल हैं, मतलब जो और सवाल हैं, इनको लेकर नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक बने रहे आप लोग इसके लिए।